हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी पिछली अकाउंट्स की क्लास में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट कर लिया था और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये काफ़ी 11th क्लास का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? These are the general guidelines which are followed while preparing the accounts। यानी प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये जनरल गाइडलाइन की तरह काम करते हैं, यानी कुछ ऐसी गाइडलाइन जो कि अकाउंटिंग करते वक्त फॉलो की जाती है, ठीक है। इन्हें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी गाप भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस एंड सेकंड इज़ कन्वेंशंस। अब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? दीज आर द बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस विच आर फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। यानी अकाउंट्स को तैयार करते टाइम या करते समय जो भी हम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स तैयार करते हैं तो उस टाइम वो फॉलो किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे बेसिकली जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड थर्ड इज़ एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये 3 हमारे मेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम GCA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। GCA, इनको याद करने के लिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? GCA, यानी G से गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, C से कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड A से एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद अब हम धीरे धीरे करके इन एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये क्या है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज़ एज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि इसमें हम ये एज्यूम करके रखते हैं कि हमारा बिज़नेस एक लंबे टाइम तक चलने वाला है और अभी हमें अपने बिज़नेस को बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। यानी हमने इस इंटेंशन से नहीं खोला है कि हम इसे कुछ टाइम बाद क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो यानी हमारा बिज़नेस क्या है? एक लंबे टाइम तक सर्वाइव करने वाला है और लंबे टाइम तक एग्जिस्टेंस में रहेगा। ये एजम्पशन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहलाती है। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम क्या कर पाते हैं? फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अब आप इसका एक एग्जांपल ले लो कि मान लो अगर आप ये मान के चलें कि आपका बिज़नेस कल ही बंद होने वाला है, ठीक है। तो जब आपका बिज़नेस कल ही बंद हो जाएगा तो क्या आप पता लगाना चाहोगे कि आपकी एसेट्स कौन सी फिक्स्ड हैं, यानी आपको जो लंबे टाइम तक आपके बिज़नेस में प्रॉफिट देंगी, और या कौन सी एसेट्स ऐसी हैं जो कि आपको कुछ ही टाइम तक आपको बेनिफिट देंगी? तो ऐसा कुछ जानने का आपका क्या मोटिव ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपका बिज़नेस क्या होने वाला है? कल ही बंद होने वाला है। लेकिन जब आप ये एजम्पशन लगा के चलेंगे कि आपका बिज़नेस लंबे टाइम तक काम करेगा, तो ऐसी वाली कंडीशन में आप एसेट्स को क्या करते हैं? 2 टाइप्स में बाइफरकेट करते हैं। फर्स्ट इज़ फिक्स्ड एसेट्स एंड सेकंड इज़ करंट एसेट्स।
फिक्स्ड एसेट्स यानी जो एसेट्स हमें लंबे टाइम तक क्या देंगी, बेनिफिट देंगी, ठीक है। और करंट एसेट्स यानी ऐसी एसेट्स जो कि हमें सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट देंगी। तो इन एसेट्स को बाइफरकेट करने का हमारा एक औचित्य बनेगा, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम नहीं चलें, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एज्यूम करके ना चलें, तो हम किसी भी अपनी एसेट्स में क्या नहीं कर पाएंगे, बाइफरकेशन नहीं कर पाएंगे। अब इसी तरीके से हमारा आता है एक और एग्जांपल जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में भी हम क्या कर पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमें सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका मतलब क्या होता है कि जिसके बेनिफिट हमें फ्यूचर में कई सालों तक मिलते रहेंगे। वो कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने का कोई मोटिव ही नहीं रहेगा अगर हमारा बिजनेस कल ही बंद होने वाला है। तो हम ऐसे एक्सपेंडिचर करेंगे ही क्यों जिनका फ्यूचर हमें बेनिफिट काफ़ी सालों बाद मिलेगा, ठीक। हम बिज़नेस को इस कॉन्सेप्ट पे चलाएंगे कि हमारा बिज़नेस लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो इसमें हम ये दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ऐसे एक्सपेंडिचर कौन से हैं जो कि हमें लंबे टाइम तक बेनिफिट देंगे, और दूसरे एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं जो कि हमें सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है हमें कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, हम ये एज्यूम करके चलते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि जो एक मेथड हमने किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में यूज़ किया है, उस मेथड को हमें काफ़ी सालों तक लगातार यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपने अकाउंट्स को क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो ये हमें कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसका एग्जांपल जैसे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कि हम डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। हमारा डेप्रिसिएशन के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM जिसे हम बोलते हैं, और सेकंड मेथड होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यानी जिसको हम WDV के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों मेथड्स में से हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग में, ठीक है। लेकिन अगर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया, SLM यूज़ किया, तो इसके बाद हमें अपने अगले अकाउंटिंग पीरियड में भी कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, SLM ही यूज़ करना पड़ेगा। उसके काफ़ी सालों तक हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, SLM यूज़ करना चाहिए, ताकि हम इन अकाउंट्स को क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। अगर हम हर साल डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे तो हमारे जो अकाउंटिंग रिजल्ट्स होंगे वो कंपेरेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है, इन एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑल रेवेन्यूज़ आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर और सर्विसेज रेंडर्ड वेदर द पेमेंट इज़ रिसीव्ड और नॉट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि जो भी रेवेन्यू हमारे बिजनेस में हुआ, ठीक है, उसको उसी दिन हम रिकॉर्ड कर देंगे दैट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। यानी रेवेन्यू को किस दिन हम रिकॉर्ड करेंगे, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हो जाती है, ठीक है, ना कि हमें उसकी पेमेंट कब मिलती है, या हमने जिस दिन सर्विस रेंडर कर दी उसी दिन हम उसको क्या मान लेंगे, हम रेवेन्यू को जनरेटेड मान लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसकी एंट्री पास कर देंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि 1 अगस्त को राम को हमने सामान बेचा, ठीक है। 1 अगस्त को हमने राम को उधार में सामान बेचा, सेल की, ठीक है। तो अब राम को हमने उधार सामान बेचा 1 अगस्त को, और राम ने बोला कि मैं इसकी पेमेंट 2 मंथ्स के बाद करूँगा, ठीक है। 2 मंथ्स के बाद 1 अक्टूबर को राम हमें पेमेंट करेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि हम एंट्री जो है वो किस दिन पास करेंगे। हमें एंट्री जो है वो किस दिन पास करनी चाहिए,
1 अगस्त को ही हम एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि हम उसी दिन ही अपना रेवेन्यू को जनरेटेड मान लेंगे और उसी दिन हम एंट्री को क्या कर देंगे, पास कर देंगे 1 अगस्त को ही। क्योंकि एक्रूअल बेसिस क्या बताता है कि जिस दिन हमने सर्विस रेंडर की, यानी हमने सेल कर दी, तो हमारे पास से सामान चला गया, तो हम उसी दिन क्या मान लेंगे कि हमारे पास उसका पैसा आ चुका है, ठीक है, और उस दिन हम क्या कर देंगे, उसकी एंट्री पास कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। हम 1 अक्टूबर को उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर हम 1 अक्टूबर को उसकी एंट्री पास करते हैं, जिस दिन हमें पैसा मिला, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा, ये कैश बेसिस हो जाएगा। कैश बेसिस कॉन्सेप्ट होगा, जिसे कि हम मोस्टली अकाउंटिंग में फ़ॉलो नहीं किया जाता। सभी अकाउंटिंग में हम कौन सा कॉन्सेप्ट फ़ॉलो करते हैं, एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट फ़ॉलो करते हैं। एक्रूअल बेसिस यानी कि हमें पैसा मिला हो या ना मिला हो, जिस दिन हमने सर्विस रेंडर की, हम उसी दिन उस पैसे को क्या मान लेंगे, जनरेटेड मान लेंगे, और उसी दिन हम उसकी एंट्री को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। जैसे हमने राम को उधार सामान बेचा है, तो राम को जिस दिन सामान मिल गया, चाहे राम उसकी 2 महीने बाद पेमेंट करे, उसको सेल हुआ मान लेंगे और उसी दिन हम उसकी एंट्री को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। अब हमने 3 मेन कॉन्सेप्ट पढ़े थे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेकंड वाज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड थर्ड वाज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब ये 3 कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं जो कि अकाउंटिंग में होते हैं, जैसे कि हमारा आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें बिजनेस और उसका ओनर दोनों को हम क्या मानते हैं, डिफरेंट एंटिटी मानते हैं। यानी बिजनेस जो है वो सेपरेट एंटिटी है ओनर से। ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि बिजनेस और ओनर दोनों क्या हैं, सेपरेट एंटिटीज़ हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के अंडर में हम ओनर को क्या मानते हैं, एज अ क्रेडिटर मानते हैं, और ओनर के द्वारा जो लगाई गई कैपिटल होती है वो बिज़नेस के लिए लायबिलिटी होती है, और बिज़नेस को एक टाइम के बाद क्या करनी होती है, पे बैक करनी होती है। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें समझाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस को सेपरेट एंटिटी माना जाता है उसके ओनर से, ठीक है। यानी बिजनेस और जो उसका ओनर है वो दोनों क्या है, सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम मॉनेटरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं या मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड। उन ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी टर्म में शो नहीं की जा सकती, ठीक है। जैसे कि हमने इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल में क्या होता है कि हमारे पास 1 किलोग्राम कॉटन था, ठीक है, एक बिल्डिंग थी, 5 मशीन्स थी, 100 चेयर्स थी एंड 20 फैंस थे हमारे पास। अब इन सभी की रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स को ही रिकॉर्ड करती है। लेकिन अगर मैं इनको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करूं, जैसे कि 1 किलोग्राम कॉटन की वैल्यू थी 500 रुपीज़, 1 बिल्डिंग की वैल्यू थी 10 लाख रुपीज़, 5 मशीन्स की वैल्यू थी 5 लाख रुपीज़, 100 चेयर्स थी 50,000 रुपीज़ की एंड 20 फैंस थे 20,000 रुपीज़ के। तो इस वाली अब इन वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स विल बी रिकॉर्डेड एंड दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स विल बी इग्नोर्ड। उन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे,
ठीक है, तो आज के लिए हमारे इतने कॉन्सेप्ट्स ही। अब इसके बाद की हम आगे की क्लास में आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।